क्या खामोशी से अपना कहकर तुम मुझे ठुकरा दोगे? अपनी देवी को दिल के मंदिर से अलग कर दोगे? पुजारी होकर अपने ही सामने अपने दिल की माया लुटा दोगे? हाय गाइस, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट आजम शाह। प्रोग्राम में वही आपका अपना दिल पसंद आरजे आजम शाह टेल्स यू। गाइस, बीते दिनों की बातें, गुजरे ज़माने की बातें जब हमारी नज़रों के सामने से गुजरती हैं या हम उन्हें सुनते हैं या महसूस करते हैं तो वो बातें बहुत डिफरेंट से लगती है, बहुत अजीब सी लगती है। और पुराने अदवार को, पुरानी बातों को अक्सर हम अफसानों, कहानियों और किसी दास्तान के जरिए ही महसूस करते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब हम उसे आज के दौर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें परियों की सी दास्तान लगती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें मोहब्बत, प्यार, इश्क, जुनून, कुर्बानी एक ऐसे अंदाज से पेश की गई है जो कम से कम आज के ज़माने में तो देखने में नहीं आता। आइए इस कहानी को सुनते हैं और महसूस करते हैं उस पुराने ज़माने को, उस पुराने ज़माने के इश्क को। इस कहानी का उन्वान है मिलाप। इसको लिखा है मोहतरमा शफीक बानो शफक ने। सुनिए और महसूस कीजिए उस सादगी को, उस मोहब्बत को, उस इश्क को, उस कुर्बानी को। समाप्त फरमाएं। नैनीताल की एक सुहानी शाम थी। मैं और कुसुम दोनों सिनेमा देखने गए। वहां से निकले तो दुकान से कुछ नीली ऊन खरीदने लगे। खुदा खुदा करके कुसुम की शॉपिंग खत्म हुई और घर का रास्ता लिया। मुझे कुसुम के साथ रहते हुए स्कूल में 1 साल हो गया था, लेकिन इस 1 साल में कभी कुसुम ने अपना हाल न कहा। बोर्डिंग हाउस में हम दोनों टीचर की हैसियत से रहते थे और फालतू वक्त में एक दूसरे के कमरे में जाकर अदबी बहस किया करते थे। कभी कभी मैं अपने कमरे में लेटे ही लेटे कहती, कुसुम, अरे भाई कुसुम, ये कमरे में क्या हो रहा है? मुझे नींद नहीं आ रही। अगर ऐसी ही चहलकदमी करनी है तो स्कूल का ग्राउंड पड़ा है। कुसुम जवाब में कहती, माफ करना, इस वक्त कुछ दिल घबरा रहा था। आज ही रास्ता चलते मैंने यही पूछना शुरू कर दिया, कुसुम, रास्ता काफी है और वक्त भी देखो कितना पुरलुत्फ है। मुझे दोस्त समझकर ना सही, सिर्फ इंसान समझकर ही अपना हाल कह डालो। क्या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझती? मुझे तुम्हारा हाल जानने का इसलिए शौक नहीं कि मजाक बनाऊं, सिर्फ इसलिए पूछना चाहती हूं कि मैं जज्बात परस्त हूं और तुम्हारे जज्बात का एहतराम करती हूं। कुसुम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, आज तक मैंने ये राज ही रखा है और किसी से नहीं कहा। मेरा ख्याल है कि अगर जिंदगी में कोई राज ना हो तो फिर जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं। मैं तो हर वक्त हंसती ही रहती हूं। नहीं कुसुम, तुम्हारी हंसी से मुझे मुसरत नहीं होती। हाँ, ये सच है कि मेरी हंसी मुसरत बख्श नहीं। राम जाने इस हंसी में कितने आंसू छुपे हुए हैं। दुनिया समझती है मैं बहुत खुश हूं। उन्हें क्या मालूम कि जो कुसुम रोतों को हंसा देती है उसकी जिंदगी में कितनी ट्रेजेडी है। कुसुम, आज तो कह ही डालो कि तुम्हारे आंसुओं में कौन सा राज पोशीदा है। मैं अपना दिल दिखाने के लिए तैयार हूं। अच्छा, मुझे खुशी है कि दुनिया में
मेरी कहानी सुनकर कोई दिल दुखाने वाला भी है, यही मेरे जज्बात की कीमत है। मैं एक मालदार जमींदार की लड़की हूं। मेरे पड़ोस में मेरे बड़े भैया के दोस्त मिस्टर लतीफ़ रहते थे। लतीफ़ नाम क्या था, वाकई लतीफ़ थे। भैया ने तारुफ तो करा ही दिया था, इसलिए अक्सर आते और बातें करते। मेरे दिल में जात पात का ख्याल तो कभी हुआ ही ना था, इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही मौजू पर बहस करती जिसमें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर रोशनी पड़ती। यही हाल भैया का था। वो अपने सारे मुसलमान दोस्तों पर जान छिड़कते थे। अंजाम वही हुआ जो मुझसे पहले मुझ जैसी हजारों लड़कियों का होता है। मेरे दादा को कुछ शुबा हो गया और उन्होंने शोर मचा मचा कर मेरी शादी प्रकाश बाबू से करा दी। मैंने एक दिन अपने सारे ख्यालात पिताजी को लिख कर दिए, लेकिन उन्होंने गुस्से से खत फाड़ कर फेंक दिया। उन्होंने मुझे हजारों बातें सुना डाली। मैं बेबसी या बेदिली से अपने शौहर के यहाँ रह रही थी। मेरे पास जाहिर परस्ती बनावटी बातें कुछ भी न थी, लेकिन प्रकाश हर वक्त यही बातें सुनना चाहता था। मैंने सच्चाई से एक दिन कह दिया कि मैं तुम्हारी बीवी होने की हैसियत से खिदमत तो कर सकती हूँ और मेरा जिस्म भी तुम्हारी मिल्कियत है, लेकिन मेरी रूह का मालिक कोई नहीं हो सकता। प्रकाश को मेरी और लतीफ़ की मोहब्बत की जो खबर थी उसकी तस्दीक मैंने खुद कर दी। इसलिए बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा, मेरे साथ तुम्हारे पिताजी ने धोखा किया है, बिल्कुल धोखा। मुझे क्या मालूम कि तुम जैसी मासूम देवी भी किसी की पुजारन हो और जाहिर परस्ती कर रही हो। मेरे घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। जाओ और वहीं जाओ जहां तुम्हारी रूह है। मैं अपनी मोहब्बत की जिल्लत गवारा न कर सकी और गुस्से से कहा, बेशक मेरी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है और कभी नहीं खत्म हो सकती। तुम्हारी तरह मक्कार थोड़ी हूं कि सिर्फ मेरे हसीन चेहरे को देखकर ही मोहब्बत करते हो। याद है उस रोज वाली बातें जब को मुझी को बिठाकर दर्जनों लड़कियों की तस्वीरें और खुतूत दिखाई थे तुमने और कहा था कि फला फला वक्त ये मुझसे और मैं उनसे मोहब्बत किया करता था। तुम्हारा कैरेक्टर इतना बुलंद है कि हजारों की जिंदगी तबाह करने के बाद और मेरे सामने सब कुछ कह देने के बाद भी तुम पारसा हो, और मेरा कैरेक्टर इतना जलील है कि सिर्फ एक इंसान के ख्याल में यह मोहब्बत में भी गंदा हो गया। तुम गुनाह के बाद भी देवता रहे और मैं बेगुनाह भी गुनहगार हो गई। क्या यही इंसाफ है और तुम्हारा समाजी कानून यही है? अगर यही है तो मैं तुम्हें और तुम्हारे कानून को जिल्लत से ठुकराती हूं। खूब, मेरी मोहब्बत भी गुनाह है और तुम्हारा गुनाह भी मोहब्बत है। वाह वारे समाजी इंसान, तेरा तखय्युल, तेरी सोच। इस वाक़े के बाद मैंने हमेशा के लिए घर छोड़ दिया और स्कूल ले लिया। मैंने बहुत तलाश किया लेकिन लतीफ़ न मिले, जिनके अल्फाजों पर मैं बिक चुकी थी। दुनिया का जर्रा जर्रा बदल जाए, हम लोग आपस में कभी जुदा ना होंगे। अगर शादी नाम है कबूल करने का, तो इस वक्त से हम एक दूसरे को कबूल करते हैं और हाथ में हाथ देते हैं। यही अल्फाज है और उनकी याद है। मेरी जिंदगी है। मैं समझती हूं कि मोहब्बत एक नामुमकिन जज्बा है और अगर किसी वक्त की पैदा हो जाए तो खत्म होना नामुमकिन ही हो जाए। और कुसुम के आंसू गिरने लगे और वो खुद एक तरफ को गिरने लगी। मैंने दोनों हाथों से उसे संभाला और उसके बालों को ठीक करने लगी। फिर उठकर हम लोग रास्ता खत्म करने लगे, लेकिन रास्ता किसी तरह खत्म ही नहीं होता था। अब समझ में आया कि हम लोग गलत चढ़ाई की तरफ चल गए थे और रात भी काफी हो चुकी थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया था। पहाड़ों पर शहरों की तरह हर जगह सवारी आसानी से नहीं मिलती। मैं बहुत घबराई और कुसुम भी। अब क्या करें? हम दोनों को सर्दी बहुत लगने लगी। रास्ता कतई याद न रहा और हम दोनों बगैर इरादे के चले जा रहे थे, क्योंकि रुक भी ना सकते थे।
अगर कोई देख लेता तो हमारी इस कमजोरी को समझ लेता। काफी दूर पर कुसुम को एक रोशनी नजर आई और कहने लगी, चलो भाई उसी तरफ चलते हैं। जो कुछ भी हो कह देंगे कि परदेसी हैं, रास्ता भूल गए। या तो रास्ता बताने वाला कोई मिल जाएगा या कम से कम रात को पनाही मिल जाएगी। दूर से गीदड़ों और लकड़भग्गों की खौफनाक जंगली जानवरों की थोड़ी थोड़ी वक्फे के बाद आवाजें सुनाई दे रही थी और कुसुम डर के मारे मुझसे लिपटी हुई थी। डर तो मुझे भी लग रहा था लेकिन हिम्मत बढ़ा रही थी। चलो भाई चलो, औरतें बहुत बहादुर होती हैं। सीता को देखो जंगल में रही थी और रजिया को देखो दुश्मनों से लड़ी थी, वगैरह वगैरह। बारिश भी खासी तेज हो रही थी। हम दोनों की साड़ियां भीग चुकी थी और कोट भी महफूज न थे। हैट लगाने से बाल अलबत्ता महफूज थे। आखिरकार रोशनी करीब आ गई और एक छोटा सा मकान दिखाई दिया। हम दोनों ने हिम्मत करके उस पर नॉक किया। जवाब में किसी ने कहा, कौन है? और दरवाजा खोल दिया। सामने एक लंबे बालों वाला साधु नजर आया। हम दोनों ने हाथ उठाकर उसे प्रणाम किया और उसके पैर छुए। साधु पीछे हटा और कहा, माता जी आप ये ना करें, मैं इसे पाप समझता हूं। ये काम आपका नहीं मेरा है। आप हमारी माँ बहनें हैं। ये पाकीज़ा जुमले सुनकर हमें बड़ी खुशी हुई और इज्जत की नजरों से उसे देखने लगे और अपना रास्ता भूल जाने का हाल कहकर पनाह चाहिए। साधु हमारी खिदमत से बहुत मसरूर नजर आ रहा था, बहुत खुश नजर आ रहा था। जल्दी जल्दी उसने 2 थालियों में कुछ तरकारी और मोटी मोटी जौ की रोटियां लाकर सामने रख दी और कहा, मैं बहुत गरीब हूं, दुखिया सा साधु हूं, लेकिन अपनी इज्जत समझूंगा अगर आप खाकर आराम करें। हम दोनों ने उसका शुक्रिया अदा करके खाना शुरू किया। इतने में साधु ने एक तरफ पुराल बिछाकर बोसीदा से कंबल लगा दिया और खाने के बाद कहा, मैं समझूंगा कि मेरी खिदमत कबूल हुई अगर आप इस तकलीफ दे बिस्तर पर आराम फरमाएंगे। तो हम दोनों ने एहसान मंद नजरों से गरीब साधु की इस मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और दोनों उस पर लेट गई। मैं पूछा, बाबा और आप क्या ओढ़ेंगे? मैं कुछ नहीं, अक्सर कोई भूला भटका मुसाफिर जब आ जाता है तो ये बिस्तर उसे दे देता हूँ और खुद आग जलाकर रात गुजार लेता हूँ। आप फिक्र न करें, मेरा जीवन भी किसी के काम आ जाए तो मुझे आनंद ही मिलेगा। जोगी की जिंदगी भी यही होनी चाहिए। हम दोनों को उसका ये ख्याल फरिश्तों से भी बालातर मालूम हुआ। मुझ जैसे ही जज्बात परस्त के लिए जोगी का हर लफ्ज एक अफसाना था। जोगी की उम्र मुश्किल से 37 साल की मालूम होती थी। अलबत्ता उसकी जिंदगी के असरात से उसका जिस्म बहुत नातवासा था, बहुत कमजोर था। कई मरतबा उसने देखा कि वो किसी काम से उठा और सहारे के लिए दीवार पकड़ ली। जोगी जब इत्मीनान से आग जलाकर कुछ किताबें सामने रखकर पढ़ने में मशगूल हो गया तो आखिरकार मैं बोल उठी, बाबा आज का एहसान हम जिंदगी भर न भूलेंगे और कभी कभी आपके दर्शन को आएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि आपने दुनिया को क्यों छोड़ दिया और यहाँ अपनी जान पर इस कदर सख्ती क्यों कर रहे हैं? नादान बच्ची, वो अभी लड़की है, क्या करेगी ये पूछकर कि मैंने दुनिया क्यों छोड़ दी या दुनिया ने मुझे क्यों छोड़ा। मेरा जोग एक राज है। मैंने इल्तिजा आमेज लहजे में कहा, नहीं बाबा आप जरूर बताएं, इसलिए कि मैं अफसाने लिखती हूँ और राज जज्बात को समझती हूँ। अगर आप इसे कहानी की तरह कह दें तो बहुत अच्छा होगा। जोगी एक खौफनाक हंसी हंसता हुआ कहने लगा, मेरी मासूम लड़की, वो अगर मेरी कहानी सुनकर ये खुश हो सकती है तो सुन। एक जमाना गुजर गया, याद नहीं, शायद 20 साल पहले। मैं 16-17 साल का था। मेरा एक दोस्त था, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। कायदा है कि इंसान जिससे मोहब्बत करेगा उसकी हर चीज से मोहब्बत करता है। एक मिसल है कि लैला का कुत्ता भी प्यारा होता है। मुझे भी उसकी हर चीज प्यारी थी। उसके भाई को अपना भाई समझता था, उसके बाप को अपना बुजुर्ग, उसकी एक बहन भी थी।
मेरे उस दोस्त ने एक दिन मुझसे कहा कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है और समाजी छूट छाट से बिल्कुल अलग है वो। उसका बस चले तो वो अपनी बहन की शादी मुझसे करा दे ताकि हम लोग हमेशा के लिए खो जाए। कई बरस हंसी खुशी के साथ गुजर गए। मेरा दोस्त और उसकी बहन मुझ पर परवार आशिक थे। इंसानी फितरत है और सब कुछ समझते हुए और समाजी संजीवों की कश्मकश को जानते हुए भी हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। लेकिन हमारी मोहब्बत बिल्कुल मासूम थी। छोटी छोटी बातों पर हमारी लड़ाई हो जाती, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए। वो आंखों में आंसू भरकर मुझे कुछ इस तरह देखती कि मैं बेख्तियार होकर उसे माफ कर देता। खैर, मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी दिन वो था जबकि चांद की दिलकश रोशनी में हम और वो दोनों छत पर रामलीला देख रहे थे। मौका गनीमत था, घर में कोई नहीं था, इसलिए वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राम जाने मैं फिर कभी कह सकूं या ना कह सकूं, जरा सुन लो। मैं घबरा कर बैठ गया। यही सुनकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया जब उसने कहा कि अनकरीब उसकी शादी होने वाली है। मैंने देखा कि उस हसीन फरिश्ते के, उस मासूम देवी के आंसू मेरे हाथों पर गिर रहे हैं। दोनों हाथों से उसे संभाला और आंसुओं में भीगे परेशान बालों को ठीक करने लगा। उसने आलम मायूसी में दोनों हाथ मेरे शानों पर रख दिए और कहा, क्या तुम मुझे बचा सकते हो समाज के इस अनोखे कानून से, दुनिया के इस गलत इंतखाब से, कानूनी जिंदगी की इस मुश्किलात से? बोलो, मुझे जवाब दो। क्या खामोशी से अपना कहकर तुम मुझे ठुकरा दोगे? अपनी देवी को दिल के मंदिर से अलग कर दोगे? पुजारी होकर अपने ही सामने अपने दिल की माया लुटा दोगे? नहीं, नहीं, कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना होगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। देवी के बगैर पुजारी का जीवन बेकार है। मैं तुम्हारा था और तुम्हारा हूं और तुम्हारा रहूंगा। ये कहते हुए मैं झुक गया, झुकते झुकते बिल्कुल करीब हो गया और पहली और आखिरी मोहब्बत की मुहर उसको होठों पर सजा दी। चंद आंसू उसकी गर्दन पर गिरे और हमारा ये अहद मोहब्बत एक पत्थर की छत पर और आसमान की चांद की रोशनी में हुआ था। हमारी मोहब्बत और जज्बात की गवाही सिर्फ चंद आहों और आंसुओं ने दी और हम एक दूसरे से इस तरह वादा करके उठे, गो अपनी जिंदगी का कानून हम लोगों ने पास कर दिया। लेकिन समाज, तेरे जानलेवा कानून, चंद ही रोज बाद वही हुआ जो समाज की मर्जी थी और हम लोग अपनी अपनी जगह दिल पर हाथ रख कर रह गए। मैं ये समझ करके ऐसा ना हो कि वो शादी के बाद भी मेरे देखने और मिलने की ख्वाहिश करे और अपनी जिंदगी खराब करे, दूर चला गया और हमेशा के लिए उसके गम में जोगी बन गया। ये है मुझे जोगी के जोग लेने का राज। मेरा वक्त लिखने पढ़ने और मुसाफिरों की खिदमत में खत्म होता है। कभी कभी जब दिल में भूख सी उठती है तो उसकी तस्वीर पर चंद फूल चढ़ाकर जियारत कर लेता हूं। यही मेरी मोहब्बत है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी जिंदगी का राज है। ये कहते हुए जोगी के आंखों से आंसू गिरने लगे। बेचैन होकर कुसुम ने पूछा, उस लड़की का नाम क्या था और आपके दोस्त का क्या नाम था? उसका नाम मोहन था और मेरी दुनिया, मेरी देवी का नाम कुसुम था। ये सुनते ही कुसुम चीख मारकर बेहोश हो गई और जोगी ने आगे बढ़कर उसे दोनों हाथों में ले लिया।
तुम हो मेरी कुसुम। मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। मैंने तुम्हें जिंदा देख लिया। जोगी की उम्मीदों की सुबह हुई, लेकिन अंधेरे के साए में पुजारी को देवी मिली। लेकिन कब? जबकि जिंदगी की शान हो चुकी थी। मोहब्बत का चांद निकला, लेकिन कब? जब कि हसरतों की घटाओं में उसकी रोशनी का अक्स भी मध्यम पड़ गया था। दुनिया खत्म होकर दुनिया मिली, जिंदगी खत्म होकर जिंदगी का मकसद मिला। रात के आखिरी हिस्से में शमा की धुंधली रोशनी में पहाड़ की चोटी पर एक कुटिया में जोगी के शानों पर किसी के परेशान बाल बिखरे हुए थे। मिलाप, अभी आपने ये बहुत खूबसूरत सी कहानी सुनी, जिसे लिखा था मोहतरमा शफीक बानो शफक ने। गाइज, आपके मशवरे, आपकी बातें, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहम है। मुझे इससे बहुत हिम्मत मिलती है। तो मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे वो दोस्त जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यूं ही मेरी सपोर्ट करते रहें। एक और कहानी के साथ, एक और दास्तान के साथ, एक और अफसाने के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त और दोस्त आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।